ध्वज राष्ट्र की पहचान और अस्मिता का प्रतीक है। इसीलिए लोग इसकी रक्षा में प्राणों की आहुति दे देते हैं। अंग्रेजों के आने से पूर्व हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और प्रत्येक राज्य का अपना अलग ध्वज था। जब अंग्रेज यूनियन जैक फहराते हुए सूरत बंदरगाह पहुंचे तो पहली बार भारत को महसूस हुआ कि क्यों ना हमारा भी एक ध्वज हो जो समूचे देश की अस्मिता का प्रतीक बन जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद यूनियन जैक की जगह एक अलग ध्वज ने ले ली। इस ध्वज में एक शेर ब्रिटिश क्राउन को थामे हुए दिखाया गया था। अंग्रेजों का यह ध्वज भारतीय मानस को आसानी से स्वीकार नहीं हुआ। इसे मादरे वतन की सरजमी से उखाड़ने के प्रयास निरंतर होते रहे। दक्षिण भारत में 17 से 70 किठूर की रानी चेन्नम्मा ने विद्रोह किया। सन 1855 में बंगाल में सन्यासी आंदोलन और संथाल विद्रोह ने अंग्रेजों को ध्वज को उखाड़ फेंकने की कोशिश की। बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी हुकूमत का तख्ता पलटने की शुरुआत की कहानी के लिए केवल 2 शब्द ही काफी हैं, तिलका मांझी। सन 1750 में संथाल परिवार में जन्मे तिलका मांझी ने अंग्रेजी सरकार के छक्के छुड़ा दिए थे। परंतु ये सभी आंदोलन बर्बर ब्रितानी हुकूमत के द्वारा कुचल दिए गए और यूनियन जैक का दबदबा कायम रहा। हमारा प्रथम राष्ट्रीय ध्वज स्वदेशी आंदोलन की सफलता से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने सन 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तुत किया, परंतु कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसमें एक ही धर्म विशेष का वर्चस्व था। 7 अगस्त 1906 बंग भंग की पहली सालगिरह पर पारसी बागान में पहला तिरंगा झंडा फहराया गया, जिसे सचिन प्रसाद बोस ने प्रस्तुत किया था। यही झंडा दादा भाई नौरोजी ने सन 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में फहराया था। परंतु तिरंगे झंडे के साथ मैडम भीखाजी कामा का नाम पर्याय बन गया है। सन 1907 में जर्मनी के स्टुअर्ट शहर में आयोजित सोशलिस्ट कांग्रेस के अधिवेशन में मैडम भीखाजी कामा ने तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया था।
जिसे वीर सावरकर और श्यामजी वर्मा ने डिजाइन करने में सहयोग दिया था। यह झंडा 3 रंगों का था। सबसे ऊपर हरा रंग, बीच में सुनहरी भगवा और सबसे नीचे लाल रंग। इस झंडे में भारत की धर्मनिरपेक्षता की दृष्टि से हरा रंग इसलिए चुना गया था क्योंकि वो इस्लाम में पवित्र माना जाता है। भगवा बौद्ध और सिखों की धार्मिक आस्था का प्रतीक था तथा लाल हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करता था। देश के 8 प्रांतों को ध्वज पर पंक्तिबद्ध 8 कमल चित्रों से दर्शाया गया था। मध्य में सुनहरी शब्दों में देवनागरी में वंदे मातरम अंकित था और लाल पट्टी पर एक ओर सूर्य और दूसरी ओर चंद्रमा की आकृतियां अंकित थीं। इस झंडे को 22 अगस्त 1907 को बंगाल के युवा शहीदों को समर्पित करते हुए मैडम भीकाजी कामा ने कहा था, यह झंडा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी की बलिदान की याद में उनको भेंट किया जाता है। राष्ट्रीय झंडे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फहराए जाने की कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि अमेरिका में भारतीय गदर पार्टी ने भी 3 रंगों के राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था। सन 1917 के बाद भारत के स्वाधीनता संग्राम ने नया मोड़ लिया। होम रूल लीग की लोकप्रियता के कारण जन ज्वार उमड़ पड़ा। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इस आंदोलन के आधार स्तंभ थे। इन्होंने एक नया ध्वज प्रस्तुत किया। इस ध्वज पर 5 लाल और 4 हरी पट्टियां थीं। सप्त ऋषियों के प्रतीक के रूप में 7 तारे, बाईं ओर ऊपरी भाग में यूनियन जैक और दाहिनी ओर चांद तारा अंकित था। इस ध्वज को 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में फहराया गया, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। यूनियन जैक को अपने झंडे पर अंकित करना राजनीतिक समझौते का प्रतीक माना गया, जो होम रूल आंदोलन के लक्ष्य को परिभाषित करता था, जिसका मकसद संपूर्ण स्वराज नहीं था। अपने सीमित उद्देश्य के कारण यह आंदोलन और यह ध्वज भी मुल्क के आमजन की स्वीकृति नहीं पा सका और अंततः समाप्त हो गया। कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन में आंध्र प्रदेश के एक युवक ने 2 रंगों का एक झंडा गांधी जी को भेंट किया, लाल और हरे रंग। इसमें 2 प्रमुख समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे और बीच में एक बड़ा चक्र प्रगति के प्रतीक के रूप में अंकित था। सन 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार चरखा अंकित झंडा फहराया गया। गांधी जी की सम्मति पर लाल और हरे रंग के साथ सफेद पट्टी और लगा दी गई थी। इसी झंडे के नीचे महात्मा गांधी ने 26 जनवरी 1930 को दांडी यात्रा की। इसी झंडे के नीचे असहयोग आंदोलन हुआ। धीरे धीरे इस ध्वज को पूरे देश ने स्वीकार कर लिया और यह आम जन में लोकप्रिय हो गया। राजा जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेठ जमनालाल बजाज और देवदास गांधी का एक प्रतिनिधिमंडल 11 मार्च 1922 को जबलपुर पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल के स्वागत के लिए नगर पालिका ने डिप्टी कमिश्नर से
म्युनिसिपल बिल्डिंग पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की अनुमति मांगी, लेकिन अनुमति नहीं दी गई। यह प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया और समूचा देश उठ खड़ा हुआ और 5 माह तक देश पूरी तरह आंदोलित रहा। अपरिहार्य कारणों से यह स्वागत समारोह तिलक भूमि पर आयोजित हुआ, जहां राजा जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रीय झंडे की प्रतिष्ठा और गरिमा की रक्षा के लिए सर्वव्यापी सत्याग्रह का ऐलान किया। 12 अगस्त को विद्यार्थियों के 2 दल बनाए जाएं, एक दल जिला कचहरी पर तिरंगा झंडा फहराए और दूसरा दल चौक में जो घंटा घर है वहाँ तिरंगा झंडा फहराए। दिल्ली प्रदेश के ही लाल पन्नूभर सिंह बिजली की फुर्ती से कैसे वो उस जिला कचहरी की इमारत पर चढ़ गए और उन्होंने वहाँ का यूनियन जैक निकाल करके फेंक दिया और तिरंगा झंडा लगा दिया। और जब उन्होंने ये किया तभी अंग्रेजी फौज ने जो है उन पर गोली चलाई और वो शहीद हो गए। सिरोही में गोकुल भाई भट्ट ने टोपी पर ही तिरंगा बनवा लिया था। उनके पीछे बहुत सी टोपियां होली। तिरंगे और गांधी टोपी का ऐसा मेल अपने आप में अनूठा था। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी कानपुर के श्यामलाल गुप्त पार्षद ने तब झंडा गीत लिखा था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसे सर्वप्रथम कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया। आज़ादी के उन तूफानी दिनों में सुब्रमण्य भारती ने तमिलनाडु में स्वतंत्रता का शंखनाद किया। भारती के साथ ये विशेषता थी कि संयोग से उनकी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी। उन्होंने पूरे भारत के साथ अपने को जोड़ लिया था। बहन निवेदिता से उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की थी और उसके बाद दक्षिण भारत में बैठ करके उन्होंने स्वतंत्रता के लिए पत्र पत्रिकाओं के द्वारा, अपनी देशभक्तिपूर्ण कविताओं के द्वारा, भाषणों के द्वारा और सामाजिक सेवा के क्रियाकलापों के द्वारा जनता में चेतना और नया जोश और उत्साह भर दिया था। भारती के सामने पूरे भारत का चित्र था और उनके लिए सभी वर्गों और जातियों के लोगों के ऊपर उन्होंने गाया है। आर्य भूमि का चप्पा चप्पा जमीन उनके लिए पवित्र थी और इस भूमि से प्रेम करने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी। उनकी कविताओं से वह प्रेरणा मिलती है। और बंगाल में जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो वंदे मातरम का गान किया था, उसको मूल मंत्र के रूप में अपनी कविताओं में उन्होंने उजागर किया और घर घर में यह गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ। वंदे मातरम एन्बोम एंगल मानिलतायै वणंगुदुम एन्बोम, वंदे मातरम एन्बोम। बोलेंगे हम वंदे मातरम, करेंगे वंदना मातृभूमि की। साइमन कमीशन के भारत आगमन पर राष्ट्रीय झंडे तले ही देश एकता के सूत्र में बंधा था। आम जन ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर नारा दिया, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। देशभक्तों ने इस समय क्या क्या नहीं सहा। ब्रिटिश शासन की बर्बर पुलिस की लाठियां, ठोकरें, गिरफ्तारी, परंतु तिरंगे झंडे की शान को आंच नहीं आने दी और साइमन खाली हाथ लौट गया। 29 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस अधिवेशन ने भारत मुक्ति संग्राम में नए प्राण फूंक दिए और पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। 31 दिसंबर 1929 को इस महत्वपूर्ण घोषणा के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और देशवासियों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा देश 26 जनवरी को तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। महत्वपूर्ण यह था कि इस आंदोलन में अब महिलाएं भी शामिल थीं। हजारों की संख्या में वो भाग लेने के लिए
घरों से बाहर निकल आई थी। ऐसा है कि उस समय में तो विद्यार्थिनी थी, तो हम जुलूस निकलते थे, पिकेटिंग होता था, ऐसे ऐसे जो प्रवृत्तियाँ चलती थी। और उस समय मैं भावनगर में रहती थी, तो इसमें हम शामिल होते थे। मगर हमारे आजू बाजू कई लोग थे कि वो सीधे उसमें शामिल थे, जेल में गए, उसके ऊपर लाठियाँ चली, कई सालों तक जेल में गुजारे। हमारे को जरा एक आदत थी ये आज़ादी के गाने की, तो बस उससे गा लेते फिरते रहते। ऐ रक्त गुलाल से भर दे झोली, आज हमारी होली। ऐ रक्त गुलाल से भर दे झोली, आज हमारी होली। फिर आया 8 अगस्त 1942 का दिन। बंबई में प्रस्ताव पारित किया गया कि अंग्रेज अब भारत से चले जाएं, करो या मरो का वक्त आ गया है। देश के सभी बड़े नेताओं ने समर्थन किया था। महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हुए आम जन का आह्वान किया, देश और झंडे की शान के लिए मर मिटो। बराबर याद आएंगी सन 42 की कुर्बानियां। पटना सचिवालय के निकट आते ही सन 42 की रोमांचक घटनाएं निगाहों में घूम जाती हैं। 11 अगस्त सन 42, हजारों छात्रों का दिल सचिवालय पर तिरंगा लहराने को मचल रहा है। विद्यार्थियों के मतवाले दल आगे बढ़ गए। धाएं धाएं धाएं, पुलिस के सिपाहियों ने गोलियां चलाई। उमाकांत सिंह सबसे आगे हैं। 7 नौजवान देखते देखते शहीद हो गए। कहते हैं झंडा लहराने वाला कोई माली था, अनाम। देश की क्यारी को अपने लहू से सींचने वाले सभी स्वनाम धन्य और अनाम मालियों की कहानी यहीं तो लिखी गई। भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज के उदय के साथ देश उद्वेलित हो चुका था। फरवरी 1946 तक आते आते रॉयल इंडियन नेवी ने भी विद्रोह किया। विद्रोहियों ने बैरक्स और इमारतों से यूनियन जैक उतार फेंका और अपना झंडा फहरा दिया। गांधी जी ने कहा, पहली चीज उन्होंने कही कि अपने मन से भय को निकाल दो, और जब तुम भय को निकाल दोगे तो तुम समझोगे कि तुम स्वतंत्र हो गए। और सचमुच ऐसे ही हुआ, लोगों ने अपने दिल से भय को निकाल दिया। अब न उन्हें जेल से डर था, न उन्हें लाठीचार्ज से डर था, न उन्हें गोलियां खाने से डर था। एक अदम्य उत्साह, एक अपनी आज़ादी की ऐसी भावना पैदा हो गई कि जिसने देश की काया पलट कर दी।
30 जून 1946 को भारत की आजादी का निर्णय हुआ। That the national flag of India shall be a horizontal tricolor of deep saffron, kesari, white and dark green in equal proportion. In the center of the white band, there shall be a wheel in navy blue to represent the charkha. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. पंद्रह अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली। यूनियन जैक उतारकर 16 अगस्त को लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा झंडा फहराया गया। माँ से बड़ी है मातृभूमि, उसके लिए किया गया कोई भी बलिदान कम है। प्राणों का उत्सर्ग भी कम, सर्वस्व समर्पण भी कम। इतिहास के दौर में ऐसी वीरांगनाओं और ऐसे वीर सपूतों के उदाहरण कम ही मिलेंगे। मुल्क अब आजाद है और उसकी पहचान है ये राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा झंडा। देश के लिए कुछ कर गुजरने का ये प्रवाह अपनी निरंतरता लिए आगे बढ़ रहा है। वंदनीय है राष्ट्रीय झंडे, अभय तुझे फहराएंगे। नमस्कार शतकोटि बार नित जय जयकार मनाएंगे।